जी जनाब, आज हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज, ये चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज में दो किस्म की होती हैं, एक कहलाती है स्केलर क्वांटिटीज या सिंपली उनको हम लोग कहते देते हैं स्केलर्स, और दूसरी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज या सिंपली हम उनको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स कह देते हैं। बेटा स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? आपको पता है क्वांटिटी की जब मेजरमेंट करते हैं तो जो आंसर आता है उसमें दो चीज होती है ना, एक कहलाता है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, यानी एक नंबर होता है उसके साथ यूनिट होती है। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट को बाज़ औक़ात कलेक्टिवली उन दोनों को हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कह देते हैं। तो बेटा वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उनके बारे में मुकम्मल तौर पर बताने के लिए, किसी को मुकम्मल तौर पर समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट्स की। डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन बेटा वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं कि जिन्हें मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए, ये क्वांटिटी समझाने के लिए बेटा मैग्नीट्यूड यानी नंबर की भी जरूरत पड़ती है और यूनिट की भी जरूरत पड़ती है और उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मैं आपको समझाता भी हूं, यहां पर जरा देखें। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज that can be completely represented only by magnitude and units. They don't require any डायरेक्शन। ठीक है जी। अच्छा आप जरा देखें ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस करने के लिए आप लोगों को कौन सी चीज की जरूरत होती है? बेटा आप लोगों को जरूरत होती है एक तो मैग्नीट्यूड की यानी नंबर की, साथ यूनिट की और साथ डायरेक्शन की भी। अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आप इनको मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे? दीज आर द क्वांटिटीज that require direction सिर्फ इसके साथ और क्या क्या होता है? एंड यूनिट टू रिप्रेजेंट देम। इन्हें ज़ाहिर करने की किस चीज़ की जरूरत होती है? बेटा यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस चीज़ की जरूरत होती है? डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। डायरेक्शन के बगैर आप इन्हें कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा इनके साथ बेटा डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इनके साथ डायरेक्शन लगा देंगे ना तो पूरा सेंस ही खराब हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं, जब मैं पूछता हूँ ना बेटा स्केलर कौन से होते हैं, सर जिनके साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अब मैं पूछता हूँ अगर उनके साथ डायरेक्शन लगा दें तो कहते हैं सर वो वेक्टर बन जाते हैं। भाई हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात स्केलर के साथ यानी डायरेक्शन लगा देंगे ना तो उसका सेंस ही खराब हो जाएगा। जैसे जरा देखें, आप लोग चीनी लेने के लिए जाते हैं, चीनी और शुगर, हाँ आजकल वैसे ही महंगी हुई पड़ी है, तो बेटा आप शुगर लेने के लिए जाते हैं। आप जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, उसको क्या बोलते हैं? अंकल हमें 5 किलोग्राम शुगर दे दें। 5 किलोग्राम शुगर, 5 किलोग्राम शुगर दे दें। शुगर तो वो चीज है ना जो आपने लेनी है और 5 किलोग्राम उसकी क्वांटिटी है, मिकदार है। तो आप जरा देखें ना, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक नंबर जिसको क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड बताया और साथ एक यूनिट बताई है। इसको बताने के लिए क्या तो वो आपकी बात पूरी समझ जाएगा या नहीं समझेगा? बिल्कुल समझ चुका होगा। आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों अगर आप इसके साथ डायरेक्शन लगा दें, आप बोलें कि अंकल हमें 5 किलोग्राम नॉर्थ वाली चीनी दे दें, नॉर्थ की तरफ से चीनी दे दें। नॉर्थ आपने डायरेक्शन भी बता दी, हाँ तो वो बेचारा बुखला जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है ना। तो वो कहेगा बेटा चीनी तो एक ही होती है, नॉर्थ साउथ चीनी की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन आप कहें नहीं 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 अंकल हमें नॉर्थ चीनी चाहिए, तो वो पता क्या कहेगा? वो कहेगा बेटा इधर से जाओ ना, 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ से घूम कर आओ, फिर आपको नॉर्थ वाली चीनी मिल जाएगी, ठीक है ना। आपने उसको पागल बनाया, वो आपको फिर बनाएगा।
तो देखिए इसके साथ अगर आप डायरेक्शन बताएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप पागल हैं, ठीक है ना। मुझे तो पता है लेकिन उनको तो नहीं पता ना बच्चों। अच्छा आप जरा देखें जनाब, लेकिन इनके साथ डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो आप मुकम्मल तौर पर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे जरा देखें, सपोज करें कि जनाब ये एक जो है ना वो है चौराहा है, एक चौक है, चौक या चौराहा या चौरंगी जिसे कहते हैं, यानी यहाँ पर एक रास्ता यहाँ से आकर मिल रहा है, इस तरफ से एक रोड आकर मिल रहा है, ठीक है, एक रास्ता इधर से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, और बच्चों एक रास्ता इधर से मिल रहा है इस साइड से, और एक रास्ता इस साइड से मिल रहा है। ये 4 रास्ते मिल रहे हैं। कोई भी चौक है, आप मुझे नहीं पता कौन सा चौक है, ठीक है। अब बच्चों रात का वक्त है, रात 11 बजे का वक्त है, और आप लोग जनाब यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, यहाँ पर ये आप लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। पहचान लिया ना अपने आप को, ये कौन है आप में से? आप 2 दोस्त खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों जरा देखें, रात का वक्त है, आप जनाब किसी दोस्त वगैरह की या किसी रिश्तेदार की शादी पर गए हुए हैं। आपको पता है जब बंदा शादी पर जाता है तो अच्छे कपड़े वपड़े पहन कर जाता है और अच्छा सा मोबाइल फोन वगैरह भी लेकर जाता है, ठीक है, ताकि लोगों को दिखा सके जी मेरे पास i17 Max Pro है या जो भी है, ठीक है। तो आप लोग जनाब रात को 12-1 बजे, यहाँ पर शादियां आजकल होती बड़ी देर से, तो आप लोग यहाँ पर वापस चौक पर खड़े हुए हैं, और आप लोग जब मोबाइल वगैरह होता है ना अच्छा सा बंदे के पास, वो जेब में रुकते भी नहीं है, बंदा जेब में से निकाल कर ऐसे खेल रहा होता है उसके साथ। तो जनाब इधर से वो आपके भाई आते हैं 125 वाले, 125 जानते हैं ना, वो बड़ा मोटरसाइकिल, तेज चलने वाला मोटरसाइकिल, उस पर आते हैं। वो आकर आप लोग से क्या कहते हैं जरा पता है, याद है कभी? खुदा न करे कभी ऐसा हुआ हो, तो वो आकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई अब हमें दे दो। हाँ, तो आप नहीं देते तो वो गन दिखाते हैं, तो आप हाँ ये ले ले भाई ले ले, आप दे देते हैं, खुद ब खुद दे देते हैं। वो जनाब यहाँ से उन्होंने लिया और यहाँ से वो इधर चले गए, कितने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो देखिए यहां पर 2 चीजें, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा ये किलोमीटर पर आवर कौन सी चीज हो गई? यूनिट। अब बच्चों जैसे ये जाते हैं तो उसके बाद सपोज करें कि पुलिस वाले आ जाते हैं, ठीक है, यहां से पुलिस वाले आ गए, वो आपकी शक्ल देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि इनको कुछ हो गया। तो वो आपसे पूछते हैं क्या हुआ, तो आप लोग कहते हैं जी वो लड़के आए थे, उनके पास बंदूक थी, वो हमसे मोबाइल फोन वगैरह छीन कर लेकर आए। अब आप उनको वेलोसिटी बता देते हैं, स्पीड बता देते हैं कितनी, कि आप कहते हैं जी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हैं। तो पुलिस वाले आप कितनी स्पीड से जाएंगे ताकि उनको पकड़ लें? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे? शाबाश जल्दी बताएं। 110 120 से जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ेंगे। आप जनाब आपने सिर्फ बताया, आपने कहा 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर। आप जनाब पुलिस वाले यहां से इधर भगाकर गाड़ी ले जाते हैं, कितनी स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगा कर ले जाते हैं। तो क्या ख्याल है, पकड़ लेंगे? नहीं भाई, नहीं पकड़ सकेंगे। आपने बेटा मैग्नीट्यूड बताया, आपने यूनिट बताई, लेकिन उनको बात पूरी समझ में नहीं आई, आप अपनी बात पूरी समझा नहीं सके। क्या नहीं समझा सके थे आप उनको अपनी बात? आपने डायरेक्शन नहीं बताई और उन्होंने भी नहीं पूछा। तो अब जनाब वो जो थे लड़के जिन्होंने आपसे चीजें छीनी वो इधर चले गए और पुलिस वाले इधर चले गए, कभी भी नहीं पकड़ सकेंगे हम। तो बेटा जरा देखें, ये ऐसी क्वांटिटी थी, यानी आपने मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट बताना था और साथ साथ कौन सी चीज बतानी थी? डायरेक्शन, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होती। तो देखें ना, ये वेलोसिटी थी। वेलोसिटी क्या मतलब है? स्पीड है, ये मैग्नीट्यूड और किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट होती है, और उसके साथ अगर डायरेक्शन भी पता चल जाए तो ये बेटा क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। अगर यहां पर आप डायरेक्शन बताएंगे तो मतलब गलत हो जाएगा, और यहां पर अगर नहीं बताएंगे तो क्या मतलब? आपने बात अपनी पूरी समझाई नहीं, मुकम्मल तौर पर इस बात को आप एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट नहीं कर सके। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए डायरेक्शन मस्ट है, और ये वाली जो क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो वो क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती क्या कहलाती हैं? स्केलर्स। और वो क्वांटिटीज जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है क्या कहलाती हैं जनाब? वेक्टर्स कहलाती हैं। अब पता चल गया ना स्केलर कौन सी होती है और वेक्टर कौन सी होती है? स्केलर वो जिनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुकम्मल तौर पर, उनकी एक एक बात समझा सकते हैं, किससे? सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के सिर्फ। और वेक्टर कौन सी होती हैं? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, यूनिट चाहिए और डायरेक्शन भी लाजमी चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे तो फिर वो क्वांटिटी आप मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन या किसी को समझा नहीं पाएंगे। अच्छा, अब बच्चों एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना बेटा, इनको आप मैथ के आम तरीकों से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जरा देखें, आप लोगों ने एक जगह से ली 2 किलोग्राम चीनी, ठीक है, दूसरी जगह से ली आपने कितनी? 4 किलोग्राम चीनी, चौथी जगह से ले ली आपने 3 किलोग्राम चीनी। तो आप मुझे बताएं टोटल कितने किलोग्राम आपने चीनी ली है? ये बताएं, ये स्केलर है या वेक्टर है? इसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की और यूनिट आपने लिखा है, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं लिखी, तो क्या मतलब ये स्केलर है?
तो आप टोटल कैसे करेंगे, जस्ट इनको प्लस कर देंगे, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 किलोग्राम। आप कहेंगे सर हमने 9 किलोग्राम चीनी हासिल की है आज, खरीदी। मैथ के आम रूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, लेकिन ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ना, इन्हें आप लोग मैथ के आम जो मेथड होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनके लिहाज से ना तो आप इन्हें ऐड यानी प्लस कर सकते हैं, ना आप इन्हें सब्सट्रैक्ट यानी माइनस कर सकते हैं, ना आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। इनके बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के अपने रूल्स होते हैं और उसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा, और वो आप लोग पढ़ेंगे। आप लोगों के कोर्स में सिर्फ वेक्टर की एडिशन है, यानी उनको प्लस करने का मेथड समझाया गया, और वो भी जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो समझाया गया। तो जरा देखें, इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड आप लोग मैथ के आम रूल से नहीं कर सकते, बल्कि किससे करते हैं, इनके अपनी मैथ होती है जिसे क्या कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए। कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। सिंपल जो अरिथमेटिक यानी मैथ के जो रूल्स होते हैं उनके मुताबिक आप इनको प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनमें क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल arithmetic rules, but can be added, subtracted, multiplied and divided by special rules called, क्या कहलाते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं बेटा, अभी हम लोगों ने कहा ना 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम चीनी, तो ये किलोग्राम किसकी यूनिट है, मैस, ठीक है। उसके अलावा कौन सी चीज़ है बेटा, वॉल्यूम, डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, ये और भी बहुत सारी हैं, ये सारी की सारी कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटी। और इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, जल्दी बताएं, इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, आगे चलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है काइनेमेटिक्स में, वेलोसिटी है, एंड एक्सेलरेशन है। जरा देखें ना, फोर्स है, ठीक है। अच्छा, अब है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है, वेक्टर को अगर लिखना हो तो वेक्टर की सिंबल कैसे लिखते हैं बेटा, एक है ना सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबल कैसे लिखते हैं, और एक होता है कि पूरे का पूरा वेक्टर आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे लिखेंगे, उसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी चीज, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ बच्चों, वेक्टर की ना सिंबल किस तरह लिखते हैं, वेक्टर की सिंबल्स एक लेटर और उसके ऊपर एरो का निशान लगा देते हैं। वो जो छोटा सा एरो का निशान होता है ना बेटा, वो डायरेक्शन के लिए होता है, ये बताता है कि इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी कौन सी चीज है, डायरेक्शन भी है, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। रिप्रेजेंटेड बाय लेटर विद एन एरो अबव इट, रिप्रेजेंटेड by a letter with above it। जैसे आप जरा देखें ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेक्टर्स और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, उनकी सिंबल्स, ठीक है जनाब। अच्छा, अब जरा देखें, वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, हाँ भाई, इसकी सिंबल पता है क्या होती है, इसको कैपिटल एस से ज़ाहिर करते हैं और इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता है, एरो का निशान लगा दिया जाता है, ठीक है।
ये एरो का निशान बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, एरो डायरेक्शन को शो करता है ना, तो ये एरो बता रहा है कि ये जो क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसकी डायरेक्शन जिस तरफ एरो, अब यहाँ पर छोटा सामने बनाया एरो की डायरेक्शन आगे की जाने पे, तो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी उधर होगी, नहीं, ये सिर्फ जस्ट इतना बताता है कि ये डायरेक्शन वाली क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा वेलोसिटी है तो इसके लिए स्मॉल v की सिंबल होती है और इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता है। एक्सेलरेशन है, इसके लिए स्मॉल a और इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता है। फोर्स है, इसके लिए कैपिटल F की सिंबल होती है और ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और बात याद रखें बेटा, बाज़ औक़ात ना ये जो लेटर होते हैं इनके नीचे भी निशान लगा देते हैं एरो का। जैसे ज़रा देखिए, डिस्प्लेसमेंट है तो इसके नीचे भी लगा दिया जाता है, लेकिन ये अब पुराना तरीका है, अब ये तरीका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इससे भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा ये तो पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो अब वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बेटा दो तरीके हैं। ये एरो वेक्टर में कौन सी चीज़ होती है? मैग्नीट्यूड, यानी उसके साथ डायरेक्शन भी होती है ना। बाज़ औक़ात मैंने आपको पहले बताया कि नंबर और डायरेक्शन दोनों को हम क्या कह देते हैं? मैग्नीट्यूड कह देते हैं। तो बेटा ज़रा देखें, और दूसरी डायरेक्शन होती है, तो एरो डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये नीचे वाला लेटर किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। तो अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना है तो ऊपर एरो हटा दें, या फिर एक और तरीका भी होता है कि आप पूरी की पूरी ये सिंबल लिखें और इसके गिर्द इस तरीके से दो बार लगा दें, ठीक है, दो लाइनें लगा दें। तो अब जरा देखें आगे जो है वो कौन सी चीज़ है। यहाँ पर ये लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। ऊपर ये बात लिखनी थी, वैसे यहाँ पर ना लिखते तो अच्छा था। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कौन सी चीज़? अ लेटर विदाउट एरो और बाय लेटर with arrow and enclosed in, ये जो दो लाइन है ना इन्हें डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, एंड एनक्लोज्ड इन डिटर्मिनेंट, या आप इस तरह की दो लाइन लिख लें। अब यहाँ पर इसकी एग्जांपल लिखते हैं, जरा देखें, जरा देखें यहाँ पर लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? या तो आप सिर्फ कैपिटल एस से लिखें, एस से, या फिर क्या देखते हैं, एस ऊपर एरो और उसके साथ ये डिटर्मिनेंट लिखें। अच्छा, अब ना आपने काम ये करना है कि ये वाली जो चीज़ है ना ये ऊपर लिख देनी और एग्जांपल नीचे लिखेंगे, ताकि इस चीज़ की एग्जांपल भी साथ आ जाएंगी नीचे और इस चीज़ की यहाँ पर एग्जांपल साथ आ जाएंगी। अगर देखें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, शाबाश जल्दी बताएं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखेंगे? v लिख दें, ऊपर एरो ना लगाएं, या फिर ऊपर एरो भी लगा दें और साथ ही डिटर्मिनेंट भी लिख दें। एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को आप कैसे लिखेंगे? अगर पूरा एक्सेलरेशन यानी वेक्टर जो है ना उसको रिप्रेजेंट करना हो तो एक्सेलरेशन के ऊपर एरो डालेंगे, लेकिन अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हो तो a लिखें, या फिर a के ऊपर एरो भी लिखें और उसके साथ क्या लिख दें? डिटर्मिनेंट भी लिख दें। फोर्स है उसके लिए सिर्फ कैपिटल F लिखें, यार क्या लिख दें? F के ऊपर एरो लिखकर उसके गिर्द ये डिटर्मिनेंट लिखें, ठीक है जी। ये था सिंबॉलिकल मेथड वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। बेटा अब दूसरा जो तरीका है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हाँ भाई, ग्राफिकली ना रिप्रेजेंट करना ना वेक्टर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, जरा देखें। मैग्नीट्यूड शो करने के लिए ना हम ना एक प्रॉपर स्केल लेते हैं, एक मुनासिब सा स्केल ले लेते हैं। स्केल का मतलब ये नहीं कि वो जो स्केल आपके पास होता है वो स्केल नहीं, हम एक स्केल चूज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो कितने मैग्नीट्यूड को शो करेगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड, और फिर उस स्केल के मुताबिक वेक्टर की को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं जो उसके पूरे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और बेटा डायरेक्शन के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वो भी जरा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप सपोज करें आप लोगों के पास ये एक वेक्टर है 50 फोर्स, ये वेक्टर है फोर्स, ठीक है जी, ये फोर्स वेक्टर है 50 न्यूटन, आप बोलते हैं ना फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। अब ये देखें इसकी डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन, और ये कौन सी चीज़ होगी बेटा? मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब बेटा मैग्नीट्यूड को हम शो करेंगे एक लाइन से, एक लाइन से, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना हमारा दिल करेगा उतनी बड़ी लाइन खींच देंगे, नहीं, हम क्या करेंगे? विल बी रिप्रेजेंटेड, मैग्नीट्यूड विल बी रिप्रेजेंटेड
बाय अ लाइन, ठीक है जी। और बेटा इस लाइन की जो लेंथ होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर स्केल होगी, अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर स्केल, प्रॉपर स्केल के मुताबिक होगी। जैसे आप देखें, मैं कह देता हूँ भाई यहाँ मैं स्केल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 10 न्यूटन इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। बेटा 50 न्यूटन है ना, तो मैंने कहा 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी अगर मैं 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचूंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि 10 न्यूटन, वो 10 न्यूटन को शो कर रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मेरे पास है 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन के लिए मैं कितनी लंबी लाइन लगाऊंगा? 10 न्यूटन के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाई है, तो 50 न्यूटन के लिए कितनी लंबी लाइन लगाऊंगा? 5 सेंटीमीटर। और मैंने कहा कि ये प्रॉपर यानी मुनासिब स्केल है, ठीक है ना। अब बच्चों अगर मैं कह देता हूँ कि जनाब मैं स्केल इस तरह का बना देता हूँ, देखें 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये मैंने स्केल ले लिया। तो अब मुझे बताएं 50 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा? चलें बताएं शाबाश, 50 सेंटीमीटर। तो जरा देखो क्या ये प्रॉपर स्केल है? ये बेटा प्रॉपर स्केल नहीं है। देखें मुझे 50 न्यूटन रिप्रेजेंट करने के लिए ना 50 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचना पड़ता है। और बेटा चलो ये तो बोर्ड है ना, बोर्ड पर तो हम खींच लेते, पेपर पर कैसे खींचे? पेपर तो 50 सेंटीमीटर होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जरा देखें प्रॉपर स्केल, मुनासिब सी स्केल चुनिए, ठीक है। अब जरा देखें, या मैं अगर बहुत छोटी, ये बहुत मैंने छोटी स्केल चुनी है, अब अगर मैं इस तरह की स्केल चुन लेता हूँ कि जरा देखें जो है वो 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो बताएं 50 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा? जरा बताएं 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों जरा देखो 0.5 सेंटीमीटर क्या मतलब? इतनी लंबी लाइन, ये भी मैंने बड़ी लगा दी। तो ये क्या प्रॉपर स्केल है? ये प्रॉपर स्केल नहीं है। अब बेटा प्रॉपर स्केल का ताल्लुक ना किससे होता है? इंसान के अपने अक्ल से होता है, हाँ अक्ल से, ठीक है। अच्छा अब बच्चों जरा देखो, और उसके बाद नॉर्थ की यानी डायरेक्शन है, तो उसके लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊंगा। बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम ना 2 किस्म के होते हैं, जिसमें एक होता है जिसमें हम लोग डायरेक्शन शो करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कहलाता है ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कौन सा है? जियोग्राफिकल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ है, नॉर्थ, ठीक है। एक और भी होता है बेटा जिसमें हम लोग एक्स और वाई बना रहे होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं, एक्स और वाई डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक्सेस बना रहे होते हैं, तो वो कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो है ना ज्योग्राफिकल, जमीन की डायरेक्शन हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताते हैं, लेकिन दूसरा कौन सा होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अच्छा तो अब मुझे बताओ, मैंने 50 न्यूटन को शो करना है, कितनी लंबी लाइन लगाऊंगा? 5 सेंटीमीटर। और बेटा नॉर्थ तो क्या मतलब किस तरफ को लगाऊंगा? नॉर्थ किस साइड पर है? ऊपर की जानिब है। तो जनाब मैं ऊपर की जानिब यहाँ पर सीधे स्केल रखूंगा और स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा। अब मैं यहाँ डायरेक्शन लिख दूंगा कौन सी? नॉर्थ, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जो किसको शो कर रहा है? 50 न्यूटन को। और ये कौन सी चीज़ है बेटा मेरे पास? फोर्स। तो ये देखें, ये जो लाइन है ना, ये कहलाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेक्टर। अब दोबारा से जरा सुन ले भाई, देखें ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करना हो ना वेक्टर को, तो उसकी 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, एक मैग्नीट्यूड को और दूसरा डायरेक्शन को। मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे शो करते हैं बेटा? एक लाइन से शो करते हैं, और उस लाइन की लेंथ हम अपनी मर्जी से नहीं लेते भाई। लाइन की लेंथ एक प्रॉपर स्केल हम चूज करते हैं, एक प्रॉपर स्केल सेलेक्ट करते हैं, मुनासिब स्केल होना चाहिए जिसकी बेस पर जो लाइन बने वो न बहुत बड़ी हो और न बहुत छोटी हो, ठीक है जी। एक प्रॉपर स्केल चुनते हैं और उस प्रॉपर स्केल के हिसाब से हम लोग उसके मैग्नीट्यूड, उस प्रॉपर स्केल और मैग्नीट्यूड के लिहाज से हम लोग लाइन की लेंथ जो है ना वो बनाते हैं। और बच्चों फिर जो डायरेक्शन शो करते हैं वो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या कहा? 2 किस्म की कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक कौन सा है? जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हम डायरेक्शन कैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के लिहाज से चुन रहे होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। बेटा जरा देखें, एक और वेक्टर है, और वेक्टर वही फोर्स हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल है, जरा देखें फोर्स की। एग्जाम्पल कौन सी है? फोर्स है ना, फोर्स, ठीक है। कितना है बेटा? ये सपोज करें कि 100 न्यूटन है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है, अब हम एंगल से शो कर रहे हैं, कितना एंगल? 30 डिग्री के एंगल पर ये फोर्स लग रहा है। अब जरा देखें बच्चों, ये हो गया इसका कौन सी चीज? मैग्नीट्यूड, ठीक है।
और ये कौन सी चीज हो गई है, इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब बच्चों इसका ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसको हम लोग शो करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। मैग्नीट्यूड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी ना, दैट विल बी सेट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर स्केल। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड will be represented by a straight line, straight क्या मतलब सीधी लाइन, and whose length will be set by, कैसे सेट करेंगे बच्चों, will be set by a proper स्केल। अब बताओ कौन सा स्केल लेंगे। अगर बच्चों मैं स्केल ले लेता हूं 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के, 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, तो 100 न्यूटन तो फिर 10 सेंटीमीटर के,